हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 8 की कार्य पुस्तिका के सॉल्यूशन के अगले भाग में आपका फिर से स्वागत है। हम चैप्टर 1 का हल कर रहे हैं और आज मैं आपको प्रश्न नंबर 4 कराने जा रही हूँ। बहुत ही आसान है, देखिए ज़रा ये क्या कहता है। रिक्त स्थान को भरो। 2 जमा 0 कितना आएगा बेटा? 2 आएगा। हम सबको पता है कि किसी भी संख्या में 0 जोड़ने पर संख्या स्वयं आती है। 3 जमा 0 कितना आएगा? 3 आएगा। अब ये कहता है कुछ अन्य पूर्ण संख्याएं लो और करके देखो। क्या करके देखो? कि हर पूर्ण संख्या में 0 जोड़ कर देखो। मान लो मैंने 10 ले लिया तो 10 जमा 0 कितना आएगा? 10 आएगा। 8 जमा 0 कितना आएगा? 8 आएगा। 7 जमा 0 कितना आएगा? 7 आएगा। मैं ले लेती हूँ 100। 100 भी तो पूर्ण संख्या होती है। 100 जमा 0 कितना आया? 100। इस सारे काम में हमने क्या देखा कि अगर किसी भी संख्या में शून्य जोड़ दिया जाए, देखें जरा ध्यान से, अगर किसी भी संख्या में शून्य जोड़ दिया जाए तो वह संख्या स्वयं आ जाती है। भाई एक सिंपल सी बात है, आपके पास 5 रुपये हैं और आपने उसमें 0 रुपये जोड़ दिए। 0 का मतलब कुछ भी नहीं जोड़ा तो वो 5 ही तो रह जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ ये कहता है भाग 2 में कि क्या तुम कह सकते हो कि किसी भी पूर्ण संख्या में अगर शून्य जोड़ा जाए तो हमें फिर से वही पूर्ण संख्या मिलती है? तो हाँ, हम ऐसा बिल्कुल कह सकते हैं। तो हम इसका उत्तर क्या लिखेंगे? हाँ, हम ऐसा कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं भैया। अब हम थोड़ा सा, आपने मेरे ख्याल से वो सब भर लिया होगा, नहीं तो वीडियो को पॉज करके आप साथ साथ अपने फिलअप्स भरते चलें। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। ये कहता है कि क्या यह माने जो बात अभी हमने ऊपर पढ़ी है पूर्णांक और परिमेय संख्याओं पर भी लागू होगा? कुछ अन्य उदाहरण लेकर देखो, देखते हैं भाई। पूर्णांक लेते हैं। पूर्णांक ले लिया, मान लो मैंने -5 और -5 में 0। देखो बेटा, 0 को किसी में भी जोड़ लो वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अब मैं लेती हूँ परिमेय संख्या। मैं ले लेती हूँ 1/2। 1/2 में 0 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 1/2 आएगा। एक और पूर्णांक ले लेते हैं। 8 पूर्णांक है, 8 में 0 जोड़ो कितना आएगा? 8 आएगा। -11 भी पूर्णांक है, उसमें 0 जोड़ो कितना आएगा? -11 आएगा। -3/5 एक परिमेय संख्या है, उसमें 0 जोड़ो कितना आएगा? -3/5 आएगा। एक और परिमेय संख्या ले लो 7/8, उसमें 0 जोड़ो तो कितना आएगा? 7/8 आएगा। ठीक है, ये बात हमें अब स्पष्ट हो चुकी है कि किसी भी संख्या में 0 जोड़ने पर हमें वही संख्या मिल जाती है, वही संख्या। तो संख्याओं के लिए 0 एक योग तत्समक कहलाता है। इंग्लिश में बड़ा आसान पड़ता है वैसे इसको समझना। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कार्ड बनता है ना आपके स्कूलों में। आइडेंटिटी माने पहचान, यानी खुद का। एडिटिव माने कुछ जोड़ना। जैसे मैंने 5 में 0 जोड़ा तो 5 आ गया, यानी 0 एडिटिव आइडेंटिटी है। 0 जोड़ने के पश्चात वही नंबर फिर से आइडेंटिफाई हो गया, खुद की आइडेंटिटी दिख रही है। ठीक है, तो 0 को हम योज्य तत्समक या योग तत्समक भी कहते हैं। देख लीजिए, इसको योग तत्समक भी कह देते हैं या क्या कह देते हैं? योज्य तत्समक। इसको याद कैसे रखना है कि योज्य योग से बनता है। योग तो है तो बहुत ही आसान है, योग माने जोड़ना, और तत्समक माने वही संख्या। तत्समक उसी के समान, उसी के समान फिर से आ जाए। किसके समान? जिसमें जोड़ा जा रहा है। तो मान लो 11 में जोड़ रहे हैं शून्य को तो 11 आ रहा है, तो 11 का योज्य तत्समक है 0, क्योंकि 11 ने 0 जोड़ा तो 11 के ही समान फिर से आ गया। और कोई भी नया शब्द आपको मिले ना तो उसको 3-4 बार बोल लीजिए, उसका अपने आप आपको अभ्यास होता चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं भी। लड़की क्या कहती है सुनते हैं, इस लड़के की बात सुनते हैं। अगर हम उल्टा चलें, लड़की कहती है कि अगर हम उल्टा चलें, ठीक है, उल्टा, और एक ऐसी संख्या ढूंढें, ध्यान से सुनना, जिसे उस संख्या में योग करने पर 0 मिल जाए। उल्टा चले भाई, 1 में क्या जोड़ूं कि मेरा उत्तर 0 आ जाए? ठीक है, तो बहुत आसान है भाई। मेरे पास 1 रुपया है
अगर मैं एक ही को ही खर्च कर दूँ का मतलब -1, तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, आपको ये बात समझ आ रही है कि अगर हम उल्टा चलें और एक ऐसी संख्या ढूंढें जिसे उस संख्या में योग करने पर शून्य मिल जाए तो उसे क्या कहेंगे। जैसे 2 के लिए -2, भाई 2 में -2 जोड़ो कितना आएगा, 0। 5 में -5 जोड़ो कितना आएगा, 0। 1/2 में घटा का 1/2 जोड़ो कितना आएगा, 0। यानी कि उल्टा एक और देखते हैं, -3 में जमा का 3 जोड़ो तो 0, -11 में जमा का 11 जोड़ो तो 0। यानी कि हर संख्या का विपरीत चिन्ह, हर संख्या का -3 का विपरीत चिन्ह 3 है, और 3 में क्या जोड़ रहे हैं, -3। तो हर संख्या का ध्यान दें विपरीत चिन्ह उसमें जोड़ने पर 0 मिल रहा है। तो इन संख्याओं को एक दूसरे का ऋणात्मक का नहीं आएगा, की आएगा, एक दूसरे की ऋणात्मक संख्या अथवा योज्य प्रतिलोम कहते हैं। योज्य माने जोड़ने वाला, प्रतिलोम माने उल्टा। प्रतिलोम क्या होगा, जो किसी संख्या में जुड़कर उसको 0 बना दे। फिर से समझें, योज्य जुड़ना, प्रतिलोम ऐसी संख्या जो जुड़ने पर उसको शून्य बना दे। समझ आ गई मेरी बात। अब भाई 8 में क्या जोड़ूं कि शून्य आ जाए, तो -8 जोड़ना पड़ेगा। 1/8 में क्या जोड़ूं कि शून्य आ जाए, तो -1/8 जोड़ना पड़ेगा। -7 में क्या जोड़ूं कि शून्य आ जाए, तो 7 जोड़ना पड़ेगा। तो ये सब एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, योज्य प्रतिलोम। यहाँ हमने योग तत्समक देखा था, वो 0 होता है। हर संख्या का योग तत्समक समान होता है, लेकिन हर संख्या का योज्य प्रतिलोम अलग अलग होता है। ठीक है, कोई भी डाउट है तो मैं आपको बार बार बोलती हूँ, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहाँ आप मेरा वीडियो देखते हो वहाँ नीचे हल्का सा टाइटल के नीचे क्लिक करोगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाला हुआ है, आप वहाँ ज्वाइन करें और किसी भी प्रकार के डाउट के लिए आप मुझसे वहाँ चैट कर सकते हो। तो भाई आगे बढ़ती हूँ। अब मैं ज़रा प्रश्न संख्या 15 पर आ गए हैं। अब हम, ये क्या कहता है, नीचे दी गई संख्याओं के लिए ऋणात्मक संख्या लिखो। ये तो बड़ा आसान है भाई। 4 दे रखा है और 4 का ऋणात्मक -4, 13 का ऋणात्मक -13, -3 का ऋणात्मक, -3 के आगे एक और माइनस लगकर प्लस का 3 उसका ऋणात्मक है। ऋणात्मक का ऋणात्मक धनात्मक हो जाता है। -7 का ऋणात्मक प्लस का 7, ठीक है ना। ऋणात्मक का मतलब ये जरूरी नहीं है कि उसके आगे माइनस का चिन्ह आए। अभी हमने बताया ना, ऋणात्मक संख्या जो जिसको उसमें जोड़ने पर शून्य मिले। तो भाई 4 में -4 जोड़ोगे तो 0 आएगा, 13 में -13 जोड़ोगे तो 0 आएगा, -3 में जमा का 3 जोड़ोगे तो 0 आएगा, -7 में जमा का 7 जोड़ोगे तो 0 आएगा। 2/3 का ऋणात्मक है -2/3, और 4/5 का ऋणात्मक है माइनस का 4/5। तो ये ऋणात्मक संख्याएं कह लो, या आप इन्हें मैं दोबारा बता रही हूँ, योज्य प्रतिलोम कह सकते हो। इंग्लिश में इन्हें बोलते हैं एडिटिव इन्वर्स। इन्वर्स माने उल्टा प्रतिलोम। ठीक है भाई, तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। ठीक है भाई, प्रश्न संख्या 5 बहुत आसान है। देखें क्या था, रिक्त स्थान भरो। 5 गुणा 1 5 एकम 5, 3 गुणा 1 3 एकम 3। ये कहता है कुछ अन्य पूर्ण संख्याएं लो, और करके देखो। क्या करके देखना है कि किसी भी संख्या को, कोई भी ले लो, मान लो मैंने ले लिया भाई 7, ये यहाँ पर मैं एक बार लाइन खींच देती हूँ। 7 गुणा 1 तो 7 आएगा ना। यहाँ ले लेते हैं माइनस का, ले लेते हैं -8 गुणा 1 तो -8 आएगा। 1/2 गुणा 1 तो नहीं, इन्हें पूर्ण बोला है, पूर्ण बोला है तो मैं गलत उदाहरण ले रही हूँ। 1 मिनट के लिए पूर्ण बोला है तो पूर्ण ही लेती हूँ मैं। 4 गुणा 1 4 आएगा, 11 गुणा 1 11 आएगा, 100 गुणा 1 तो बेटा जी 100 आएगा। और यहाँ बीच में मैंने पार्टीशन कर दिया है, 13 गुणा 1 13 आएगा। अर्थात किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पर वह संख्या स्वयं प्राप्त होती है। तो ये कहता है कि क्या तुम कह सकते हो कि किसी भी पूर्ण संख्या का 1 से गुणा किया जाए तो हमें फिर से वही संख्या मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। जिस भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं तो हमें वही संख्या मिल जाती है। तो यह सत्य है।
वीडियो को पॉज करें, इनको अपनी वर्कबुक में फिल करें और आगे बढ़ें। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट पर। क्या यह माने जो नियम अभी हमने पढ़ा है पूर्णांक और परिमेय पर लागू होता है? कुछ अन्य उदाहरण लेकर देखो। तो हाँ, देखते हैं। अभी पूर्णांक घटा के भी होते हैं, तो घटा 3 गुणा 1 कितना आएगा? घटा 3। परिमेय लेती हूँ, 1/2 गुणा 1 कितना आएगा? 1/2। एक और परिमेय लेती हूँ, -3/4 गुणा 1 कितना आएगा? -3/4। यहाँ ले लेती हूँ 7 गुणा 1 कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। 7 पूर्णांक भी है, 7 परिमेय भी है। ठीक है। -12 गुणा 1 तो -12 आ रहा है। 4/5 गुणा 1 तो 4/5 आ रहा है। तो हमने देखा कि किसी भी संख्या को, चाहे वो पूर्ण है, चाहे वो पूर्णांक है, चाहे वो परिमेय है, अगर हम 1 से गुणा करते हैं, ध्यान देना है, तो वही संख्या मिल जाती है। हमने एक बात मैं अब आपको फिर याद दिलाना चाहूँगी कि किसी भी संख्या में अगर मैं शून्य जोड़ूं तो वही संख्या आती है, और किसी भी संख्या को 1 से गुणा करूं तो वही संख्या आती है। ध्यान देना, मैं जो बताने जा रही हूँ कि संख्या में जोड़ा 0 तो वही संख्या आई, तो ये तो तत्समक कहलाएगा योज्य तत्समक, यानी एडिटिव आइडेंटिटी। और किसी भी संख्या को 1 से गुणा करा तो वही संख्या आई, तो जो 1 है, यहाँ तो 0 है भाई, और यहाँ 1 है, 1 हमारा कहलाएगा गुणात्मक तत्समक। तत्समक माने उसी के समान कर देता है, ये संख्या को उसी के समान कर देता है। तो 1 से गुणा करने के बाद हमें वही संख्या मिल रही है। मैं ये इरेज करूँगी अब। तो 1 हमारा क्या कहलाता है? गुणात्मक तत्समक कहलाता है। क्या कहलाता है? गुणात्मक तत्समक कहलाता है। अब हम इसको उल्टा करेंगे कि अब हम, लड़की क्या कह रही है, इस लड़की की सुनना है भाई। ये लड़की क्या कह रही है कि अब हम वो संख्या ढूंढें जिसे किसी संख्या से गुणा करने पर 1 आ जाए। ठीक है भाई, 5 ले लिया, 5 को किससे गुणा कर दूं कि 1 आ जाए? अब इस तरह के सवाल करने के लिए बीजगणित हमारा बहुत मददगार रहता है। मान लीजिए कि मैं 5 को x से गुणा करती हूँ और मेरा उत्तर 1 आ गया, तो अब मैं इस x को तो यहीं रखती हूँ, और ये 5 यहाँ गुणा में है, तो ये राइट साइड में जाकर कहाँ चला जाएगा? भाग में चला जाएगा। अर्थात अगर मैं x के स्थान पर 1/5 रखूँ तो मेरा उत्तर 1 आएगा। अर्थात अगर मैं 5 को 1/5 से गुणा करूँ तो दोनों कटकर मेरा उत्तर 1 आ जाता है। तो मैंने 5 के लिए एक ऐसी संख्या ढूंढी कि उसको गुणा करने पर 1 यानी कि गुणात्मक तत्समक आ गया। ठीक है। अब हम वो संख्या ढूंढें जिसे किसी से गुणा करने पर 1 आ जाए, तो उनको क्या कहेंगे? उन्हें गुणात्मक प्रतिलोम कहेंगे। ठीक है। 2 को किससे गुणा करो? 1/2 से, कितना आएगा? 1 आएगा। उल्टा चलते हैं, 3/4 को किससे गुणा करें? इसके उल्टे से, उल्टे का मतलब 4/3, 3 से 3 कटेगा, 4 से 4 कटेगा, 1 आ जाएगा। तो प्रत्येक संख्या को अगर उसके रिवर्स से गुणा करें, उसकी उल्टी संख्या से गुणा करें, तो हमारा उत्तर हमेशा 1 आएगा, और वो संख्या उस संख्या का क्या कहलाएगी? गुणात्मक प्रतिलोम कहलाएगी। क्या कहलाएगी? गुणात्मक प्रतिलोम। आगे बढ़ते हैं भाई। अब हम व्युत्क्रम का एक उदाहरण देखते हैं। नीचे दी गई संख्याओं के व्युत्क्रम लिखो। व्युत्क्रम मीन्स उसका उल्टा का मतलब कि उसको किससे गुणा करें कि 1 आ जाए। तो 4 का मतलब 4/1 होता है। ठीक है। जिस संख्या को हम ये जो p/q की फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं तो बटा में 1 लगाते हैं, तो ये 4 है। अब मुझे 4 का व्युत्क्रम लिखना है, तो मैं इस फॉर्म को उल्टा कर दूंगी, वो हो जाएगा 1/4। 13 का व्युत्क्रम लिखूंगी तो वो उसका रेसिप्रोकल व्युत्क्रम 1/13। -3 का व्युत्क्रम लेती हूँ तो -1/3। आप चाहें तो आप 1/-3 भी लिख सकते हैं, और इसको मैं -1/3 के रूप में भी लिख सकती हूँ। घटा 7 का व्युत्क्रम 1/7, या आप उसे घटा 1/7 लिख सकते हो। 2/3 का व्युत्क्रम 3/2। 4/5 का व्युत्क्रम आ जाता है 5/4।
ठीक है। तो ये आज मैंने अभी आपको यहाँ तक बताया, गुणात्मक तत्समक, योज्य तत्समक, योज्य प्रतिलोम, गुणात्मक तत्समक समक और गुणात्मक प्रतिलोम। तो आप इन्हें पहले अपनी कार्य पुस्तिका में पूरा करें। इससे आगे का एक और नियम है जिसे मैं अगले लेक्चर में बताऊंगी। मैं एक लेक्चर में एक ही नियम को कवर करके चल रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर कोई भी डाउट है तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर मेरे लेक्चर समझ आ रहे हैं तो भाई सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा देना है। थैंक यू।